हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स 309 सिलेबस फॉर क्लास 12। जो क्लास 12 का जो सिलेबस है हमारे सीयूईटी का, वो जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा डिटेल्ड सिलेबस की कहां से कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या क्या सोर्स होने चाहिए, क्या मॉक प्रैक्टिस होनी चाहिए और कहां हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जितने भी लोग प्रेप गुरु के यूट्यूब चैनल पे आए हैं उनका बहुत 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 स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। और हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं बहुत ही हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे तो यूपीएससी भी जो है काफी एग्जाम्स कराता है जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से लेकर के इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज तक भी होता है। साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के तो एग्जाम्स होते ही हैं। उसके लिए जो एक टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग सब्जेक्ट है, वो है हमारा कौन सा? इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स 309 सिलेबस फॉर क्लास 12 सीयूईटी 2024 के लिए जो भी स्ट्रेटजी होने वाली है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहां से आ सकते हैं, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई दूसरी बुक इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पेज से। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स 309 इसका जो हम सिलेबस देखने वाले हैं वो है हमारे सामने। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डोमेन सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक डोमेन सब्जेक्ट। तो इस डोमेन सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, वो आपको 50 क्वेश्चन देंगे, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 10 क्वेश्चन का चॉइस है आपके पास, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको जो है चॉइस में निकल जाएगा। ये उन्होंने स्टार्टिंग में ही ऊपर लिख दिया है अपने किसमें, डोमेन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो तरह की इकोनॉमिक्स है जो हमें डील करनी रहती है, जो हमें पढ़नी। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब हुआ कि बिजनेस लेवल पे आप कैसे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात कैसे कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है किसी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे अगर आप बिजनेस फर्म की बात करेंगे, बिजनेस फर्म्स की बात करेंगे तो मेन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये क्या है, ये मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जब हम इनकी बात करेंगे तो हम सिंगल बिजनेस यूनिट की बात करेंगे कि कैसे उसको प्रॉफिट हो रहा है, कैसे उसको लॉस हो रहा है, कैसे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए कि उसके रेवेन्यू जनरेट हो जाए। वो सब किसके अंदर आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। कैसे हम डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन है उसको मैप के थ्रू, उसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे। सारी चीजें जो हैं वो हमारी इसके अंदर आएंगी। अगर आप सेकंड देखें तो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। लोगों को कैसे डिमांड आता है, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो कैसे गुड्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, क्या वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कैसे वो गुड्स हैं और किस बेसिस पे उनकी डिमांड और सप्लाई हमारी चलती है। ऐसा हो सकता है कि अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब आप खुद समझिए कि अगर आपको पेन खरीदना है, एक ऐसा पेन जिससे आपको ओएमआर में गोला भरना है, ठीक है, और वो एकदम लिमिटेड पेन है, मतलब ऐसे भी पेन आते हैं जिससे अगर उनकी निब बहुत मोटी होती है तो उसकी डिमांड जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स खरीदना चाहते हैं पर उसकी लिमिटेड सप्लाई है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में कंपीट करेंगे उसको खरीदने के लिए। तो अगर डिमांड ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, तो प्राइस राइज हो जाएगा। अगर आप अक्सर देखेंगे कि मार्केट में प्याज है, प्याज अगर खूब सारा मार्केट में आ गया, हर जगह आपको प्याज मिल रहा है, हर जगह, पर डिमांड तो क्या है, उतनी ही रहेगी ना। तो डिमांड उतनी रहने पर और प्याज की सप्लाई बहुत ज्यादा होने पर क्या होगा, आप देखेंगे कि जो नॉर्मल डेज में प्याज अगर 20 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, हर जगह आपने नजर घुमा के देखी तो क्या दिख रहा है, प्याज ही दिख रहा है, तब क्या होगा, उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं बचेगा ना। हर जगह लोग क्या है, अवेलेबल है किसके लिए, कि यहां से प्याज ले लो, हमारे यहां से प्याज ले लो। अब प्याज जितना ज्यादा अवेलेबल होगा उतना ज्यादा उसकी डिमांड तो कांस्टेंट है, सप्लाई ज्यादा है, उससे क्या हो जाएगा, प्राइस की कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये सारी जो चीजें हैं
डिमांड कर्व कैसे काम करता है, सप्लाई कैसे काम करता है, क्या फैक्टर्स हैं मार्केट में डिमांड के, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के, ये सारी चीजें, फिर कैसे डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है ना, जैसे किसी चीज को चेंज करने में डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है। फिर एक होता है इनइलास्टिसिटी, मतलब आप कितना भी प्राइस चेंज करें डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको हम इसमें पढ़ेंगे। इसी के अंदर आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप पहले किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन उस चीज में मिलता है, उसके बाद धीरे 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 आपका सेटिस्फैक्शन कम होने लग जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई रनिंग करके आए, भाग करके आए, वो बैठेगा तो उसको सबसे पहला जो घूंट है पानी का सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, फिर उसके बाद एक गिलास, फिर उसके बाद जैसे वो 2 गिलास पिएगा उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, फिर 3 में पिए ही ना। तो सबसे पहले चीज क्या होती है जो उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती है, फिर धीरे 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 वो चीज कम होती चली जाती है। ये है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये सब आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर। कहां मिलेंगे? एनसीईआरटी क्लास 11th इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उस बुक का ही नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमारा कोई माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे कैसे कोई बिजनेस लेवल जो है अपने आप को, इंडस्ट्री लेवल अपने आप को सस्टेन करने के लिए डिमांड सप्लाई ये सब चीजें कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगला जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का क्या मतलब हुआ? मैक्रो का मतलब हुआ कंट्री एज अ होल, कि कंट्री की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ज्यादा से ज्यादा जीडीपी। जीडीपी देखा जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज विद इन अ टेरिटरी, ठीक है ना, इन अ ईयर, मतलब जितने भी भारत की टेरिटरी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स मतलब हो गया मैन्युफैक्चर गुड्स हो गया, सर्विसेज मतलब हो गया बैंकिंग सर्विसेज हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, जितनी भी ये सारी चीजें हमारी डेवलप हो रही है विद इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, वो सब किसके अंदर आएगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आएगी। इसी से रिलेटेड कंसेप्ट क्या होता है? जीएनपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस पे क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है, कैसे हम नेशनल इनकम निकालते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं? तो हमने हर एक टॉपिक पे, जैसे जीडीपी के ऊपर 10 से 15 सवाल बनाए हैं, जीएनपी के ऊपर 10 से 15 सवाल बनाए हैं, और ये सारे जो चीजें हैं हमें आपको अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है प्रेप गुरु का ऐप, ठीक है ना, जो हमारा ऐप है प्रेप गुरु, उस ऐप पे ये आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी। मतलब आप फुल मॉक तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ सेक्शनल मॉक्स भी दे सकते हैं, उसके अंदर भी सेक्शंस डिवाइडेड हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सेक्शंस के ऊपर क्या बने हुए हैं? मॉक्स बने हुए हैं। तो अगर आपको बहुत ही थ्योरेटिकल प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आप एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ सकते हैं, वो आप जो है हमारे यहाँ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आईसीएसई बोर्ड से होते हैं। अब उनको क्या करना रहता है? उनको पढ़ना रहता है सीबीएसई की एनसीईआरटी, पर वो पढ़े कब? क्योंकि थोड़ा सा मिसमैच है। एनसीईआरटी की जो 11th की चीजें हैं वो वो आपके क्लास आईसीएसई वाले शायद 12th में पढ़ रहे हैं और 12th की चीजों को 11th में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मिसमैच है, थोड़ा सा मतलब सिलेबस अलग अलग है। पर यहीं पे हमने क्या किया है, खूब सारे ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को एनसीईआरटी के प्रिपेयर किया है और अपने प्रेप गुरु के चैनल पे डाल रखा है और उसके यूट्यूब पे ऐप पे डाल रखा है, जहां पे आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट एंड मॉक पेपर्स। सारी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल हैं, नोट्स भी सारे अवेलेबल हैं कि जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकती हैं, वो तो हमने अपने नोट्स में डाला है और उन्हीं प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर हमने क्या किया है, एमसीक्यूज भी बनाए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। मतलब पूरी कंट्री में क्या डिमांड हो रही है, क्या सप्लाई हो रही है, किन किन चीजों पे डिमांड सप्लाई आपका मेंटेन करता है, किन किन चीजों से वो अफेक्ट होता है, वो सारी की चीजें जो हैं इसके अंदर आएंगी।
फिर क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, मतलब एक्सेस डिमांड होने की वजह से क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेस डिमांड है खूब ज्यादा और सप्लाई अगर कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा। और उसके बाद अगर आपका डेफिसिट डिमांड है और सप्लाई नॉर्मल है, लोग खरीदना ही नहीं चाहते, तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, अपने आप सस्ते हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मनी एंड बैंकिंग। इसमें आ जाएगा क्या, मीनिंग, पैसा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल। अगर आप कई बार देखेंगे तो लोग इंटरचेंज कर देते हैं मनी एंड कैपिटल को, पर मनी अलग है, कैपिटल अलग है, पूंजी अलग है और पैसा अलग है। पूंजी इज समथिंग, कैपिटल इज समथिंग विच गिव्स यू रिटर्न। मतलब आप बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करते हैं, मनी नहीं, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, क्योंकि बिजनेस कुछ टाइम के बाद आपको क्या देगा, रिटर्न देगा। इसीलिए आपका कैपिटल अलग है और मनी अलग है। कैसे हमने मनी को इवॉल्व किया, कितनी तरह के मनी होती हैं, जैसे नैरो मनी होता है, आपका ब्रॉड मनी होता है, ठीक है ना, ये सब मनी, चीप मनी, डियर मनी, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1934, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई करता क्या है, अभी आरबीआई जो सबसे मेन चीज करता है इंडिया के अंदर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी सामान है मार्केट के अंदर अगर धीरे धीरे उसका प्राइस राइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है ना, इन्फ्लेट हो रही हैं चीजें, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे रुपए के चक्कर में क्या, पैसे रुपए से क्या हो रही है, चीजों की कीमत बढ़ रही है, दे आर इन्फ्लेटिंग, वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन एक हद तक तो ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, खराब। ये सब हमको कहां पढ़ना है, ये सब हमको पढ़ना है किसके अंदर, आरबीआई के अंदर, सेंट्रल बैंक के अंदर। क्या क्या काम करता है, नोट छापता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, दूसरे बैंकों के ऊपर नजर रखता है, फाइन लगाता है अगर वो कोई चीज जो है केवाईसी नॉर्म्स को तोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इजी, सिंपल और लूसिड वे में हमने नोट्स में बना रखी हैं। एनसीईआरटी फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहीं से पढ़िए, वहीं से मॉक सॉल्व करिए, जो लाइंस हैं वही क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें हमने बना रखी हैं। कॉमर्शियल बैंक्स में आप देखेंगे तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते थे, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, कमर्शियल बैंक के आ जाएंगी। क्या काम करते हैं ये बैंक्स के अंदर, जो हम पैसा जमा करते हैं वो हमें तो क्या देते हैं, उस पर इंटरेस्ट, ठीक है ना, कि वो कहते हैं कि भैया लाइए 100 रुपये आप हमको दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट देके हो सकता है 7% का कितना रुपये लौटाएंगे, 107। पर ये 100 का 107 बना कहां से रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि ये 100 का 107 आखिर बना कहां रहे। तो ये 100 का 107 बना तब रहे जब जो पैसा आपने दिया है ये किसी इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं किसी इन्वेस्टमेंट कर दिया, बैंक्स ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने पर्सन ए ने बैंक्स को पैसा दिया और बैंक्स ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्होंने बोला कि ठीक है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 100 रुपए दे रहे हैं, बशर्ते शर्त यह है कि आप हमें 10% पे लौटाएंगे, यानी 110 रुपए लौटाएंगे। अब बैंक ने इसको 100 दिया, इसने इसको 110 लौटाया, बैंक, ठीक है, तो इसके पास कितने आ गए, बैंक के पास 110। अब बैंक के पास 110 आ गया, बैंक को, कस्टमर को कितने लौटाने, 107, तो बैंक का फायदा कितना हो जाएगा, 3 रुपए का। तो ऐसे ही जो है बैंक क्या करते हैं, बैंक अर्न करते हैं। ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको चैप्टर्स के अंदर मिलेंगी, एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेंगी, या फिर आप हमारे नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। हमने भी बहुत ही डिटेल्ड में, जैसे हमने ये एग्जाम्पल समझाया है एकदम लूसिड वे में, कि भाई बैंक हमसे 100 रुपए लेता है, 7% इंटरेस्ट देगा, 107 मिलेगा, बैंक को हम पैसा देंगे ही क्यों, बैंक को पैसा हम तभी देंगे ना जब हमारे पैसे बढ़ा के वो हमें लौटाएगा। तो भाई हमने दिया, उसने 107 रुपए दिया। अब ये बैंक 100 का 107 बना कैसे रहा है, जब बैंक किसी को पैसा दे रहा है और उससे बोल रहा है कि हमें 10% पे लौटाओ, ठीक है, मतलब 110 रुपए हमें लौटाओ, तो 110 इसको मिलेंगे, 107 ये लौटा देगा, और इन सब में फायदा कितना होगा बैंक को, 3 रुपए का। ये एकदम लूसिड सिंपल एग्जांपल है कि बैंक कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट पे हम काम करते हैं। चलिए अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बजट का मतलब क्या होता है, बजट का मतलब सिंपल, जब भी आप अपने रेवेन्यूज, मतलब जो भी पैसा आपको मिल रहा है, और एक्सपेंडिचर, इनको एक जगह पे कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि क्या क्या इनके सोर्सेज है, वो क्या कहलाता है, बजट।
भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करती है, हर साल अपना बजट लेकर के आती है, जिसमें वो बताती है कि कितना उसको कहां से पैसा मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यूज, कहां से उसका पैसा, कहां उसका पैसा जा रहा है। जैसे रेवेन्यूज का मतलब क्या हो गया, अगर आप देखें तो भारत सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स क्या है, टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। इससे क्या हो रहा है, सरकार को बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। रेवेन्यूज मतलब होता है रेवेन्यू मिलता है, मिलना, प्राप्तियां, जो चीज उसको मिल रही है। तो टैक्स और जीएसटी ये सब उसको क्या हो रहा है, मिल रहा है, टैक्स और जीएसटी। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब जैसे आप समझ लो कि सरकारी लोगों की सैलरी दे रहे हैं, पेंशन्स दे रहे हैं, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो क्या क्या हमारे, देखो रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है, ये अभी हम डिफाइन करेंगे आगे, जो भी हमारा, ठीक है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है, वो जो एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वैसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। चलो ये चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, जैसे मैं समझा रहा था कि यही क्लासिफिकेशन है जो हम कर रहे थे, रेवेन्यू एंड कैपिटल। प्लान एंड नॉन प्लान को तो खत्म कर दिया गया है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो इससे सवाल पूछा नहीं जाएगा। डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल भी पार्ट उतना नहीं है। मेन क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। चलिए फिर बजट होता क्या है, बैलेंस बजट क्या होता है। बैलेंस बजट का मतलब क्या हुआ, जब इनकम और एक्सपेंडिचर ये सब बराबर हो। ये सब आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा जब हमने जो एग्जांपल्स यूज किए हैं अपने नोट्स में, जब आप उसको देखेंगे। चलिए लास्ट में क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। जैसे हम देखा जाए तो जो भी करेंसी डील होती है वो किस में होती है, डॉलर्स में होती है। हर कंट्री का एक फॉरेन एक्सचेंज होता है, जैसे अभी देखोगे इंडिया का जो भी चल रहा होगा 80 के आसपास, वैसे ही हर जगह पे हम लोग का ट्रेडिंग किस में होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी के अंदर, वो होता है डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, आपके उसके अंदर डॉलर होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर गोल्ड होता है, एसडीआरस होता है, वो सारी चीज़ें हम जहाँ पे जमा रखते हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है, एफडीआई, पैसा आना मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आएंगी। उसमें भी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या अकाउंट होता है, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस। मतलब क्या क्या हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, कैसे हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे क्या किया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसे हम हैरोल्ड डोमर मॉडल भी कहते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को, ठीक है ना। हमने एग्रीकल्चर पे एम्फेसाइज किया। और सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसे महालनोबिस प्लान कहते हैं, महालनोबिस, उस पर सीधे सीधे क्या किया, एग्रीकल्चर की जगह हमने इंडस्ट्री पे फोकस किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो सक्सेसफुल था, सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा एकदम अनसक्सेसफुल था। उसके अंदर हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 के अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया और बाहर के लोगों भी हमारे इंडिया में अब इन्वेस्ट करने लग गए। तो उससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। आईपीआर मतलब होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है, करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो देखो भाई, इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पॉवर्टी एलिवेशन। एलिविएशन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, खत्म करना, ठीक है ना। पॉवर्टी रिडक्शन करते हैं, कैसे कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कैसे जो लोग हैं उनके अंदर स्किल्स जनरेट करें और वो जो लोग हैं वो काम करना स्टार्ट कर दें और कंट्री में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे तो अगर एक अर्बन एरिया है, एक रूरल एरिया है, रूरल एरिया से बहुत सारी वो फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल नहीं है जो कि अर्बन एरिया में जो है वो अवेलेबल है। कैसे इनके गैप्स को हमें फिल करना है, कैसे इनके गैप्स को हमें फिल करना है, वो सारी चीजें जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है, मीनिंग एंड टाइप्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हमेशा आप याद रखिएगा क्या होगा, पोर्ट्स, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज, ये सारी चीजें जो है वो किसका पार्ट हो जाती हैं, वो सारी चीजें पार्ट हो जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का।
अब दो तरीके हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के, आप बुक उठाएं और बुक से खूब सारा पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, या आप उस तरह से पढ़ें जिसमें एग्जाम्पल्स खूब ज़्यादा हो और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो जो नोट्स हमने प्रेप गुरु ने बनाए हैं, जो नोट्स हमने अपने पोर्टल पे डाले हैं, जो नोट्स हमने अपने ऐप पे डाले हैं, वो नोट्स ऐसे हैं जिनमें आप चीज़ों को विद एग्जाम्पल समझ सकते हैं और एक एग्जाम्पल से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो हमारा जो नोट्स है जो हमने इस हिसाब से बनाया है। हम इसकी गारंटी लेते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ पाएं, पर नोट्स पढ़ने के बाद तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी ही आनी है। यहाँ हमने बहुत मेहनत की है आप स्टूडेंट्स के लिए कि जो लोग इकोनॉमिक्स चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहते हैं, वो अपने गोल तक पहुँचें, वो अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी तक पहुँचें, वो अपनी पढ़ाई को वहाँ पे परस्यू करें जहाँ वो करना चाहते हैं। उसमें ना वो पीछे हटेंगे ना हम पीछे हटेंगे, हम दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे और आपको आपके गोल तक पहुँचाएंगे। प्रेप गुरु का यही एक मूल मंत्र है कि वो स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता और एंड तक, जब तक स्टूडेंट्स जो हैं अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते, उन तक उनको जितनी हेल्प हो सकती है वो पूरी हेल्प की जाती है। चाहे वो डाउट क्लासेस हो, चाहे 1-to-1 मेंटरशिप हो, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं। ये जो सिलेबस का डिस्कशन था, इट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। हमने इकोनॉमिक्स की सारी चीज़ों को जाना। हमने दो चीज़ें बताई, आप इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं विद एनसीईआरटी। क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 11th की एक एनसीईआरटी है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लास 11th की एनसीईआरटी है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप खुद से सारे एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, पर दैट विल बी टू टायरिंग। ये सब काम हमने करके मॉक टेस्ट भी आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको सिलेबस समझ में आया तो आप एक बार ऐप को डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, मॉक्स दे सकते हैं और देख लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपनी तैयारी को करते रहिए अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर CUT 2024। अगले जो हमारा वीडियो है उसमें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट को लेके कि पॉलिटिकल साइंस का क्या डिटेल सिलेबस होने वाला है। थैंक यू सो मच।